ये कहानी है आत्मसम्मान की, अपने लोगों के जान के बदले की। अंग्रेजों और वाइकिंग्स की ये लड़ाई कैसे शुरू हुई और कहाँ जाकर खत्म होगी, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है लंदन के राजमहल से, जहां पर इंग्लैंड के राजा एथेलरेड्स को दिखाया जाता है, जो समझौते के तहत यहाँ की सरजमी पर रह रहे अपने कुछ वफादार वाइकिंग्स को दरबार में खाने पे बुलाए और मौका देख उनका सरेआम कत्ल करवा दिए। दरअसल 100 साल पहले राजा एथेलरेड्स के पूर्वजों और वाइकिंग्स के बीच अमन और शांति के लिए एक समझौता हुआ था कि वाइकिंग्स बिना खून खराबा किए लंदन की सरजमी पर रह सकेंगे। मगर आज 100 साल बाद राजा को सनक चढ़ा कि ये उनकी जमीन है, इसीलिए जितने भी वाइकिंग्स लंदन में आकर बसे थे, बच्चा, बूढ़ा, जवान, लड़की, सयान, हर एक का कत्ल कर दिया गया। उनके घरों में आग लगा दी गई। ये बात जैसे ही डेनमार्क के राजा कनूट को पता चली, वो राजा एथेलरेड्स से इस नरसंहार का बदला लेने के लिए दुनिया के हर एक कोने से वाइकिंग्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिए। सारे वाइकिंग्स का जमावड़ा कैटेगाट में लगने लगा। दूसरी तरफ हम कप्तान लिफ एरिक्सन और उसकी बहन फ्रेडिस को देखते हैं, जो किसी खास मकसद को पूरा करने कैटेगाट ही जा रहे थे। तभी उनका जहाज तूफान में फंस गया, पर लिफ एरिक्सन अपने दिमाग का इस्तेमाल कर इस खतरनाक तूफान से बच निकला, जबकि सैकड़ों जहाज और जहाजी मारे गए। किसी तरह ये कैटेगाट पहुंचे। उन्हें सुरक्षित देख नॉर्वे के राजकुमार हैरल्ड हैरान थे, क्योंकि इस तूफान की चपेट में आकर कोई भी जहाज कैटेगाट नहीं पहुंच पाया था। लिफ अपनी बहन को नाव में ही छोड़ अपनी पलटन लेकर एक आदमी को ढूंढने शहर में निकल पड़ा। इधर राजकुमार हैरल्ड को फ्रेडिस से पहली नजर में ही प्यार हो गया। दोनों ने एक हसीन पल साथ बिताए। फ्रेडिस के पीठ पर क्रॉस का चिन्ह देख हैरल्ड उसके पीछे की वजह जानना चाहा। तब फ्रेडिस ने बताया कि जब वो छोटी थी तो उसे अकेला देख एक ईसाई वाइकिंग उसके घर में घुस आया। उस समय उसका भाई और पिता घर पर नहीं थे। उस ईसाई वाइकिंग ने फ्रेडिस का रेप किया और धर्म परिवर्तन के नाम पे उसके पीठ पर क्रॉस का निशान बना दिया। फ्रेडिस उसी ईसाई वाइकिंग की तलाश में यहाँ बदला लेने आई थी। इतने में बंदरगाह पे एक और जहाजी बेड़े के आने की खबर मिली। ये तुरंत उस ओर भाग कर गए, जहाँ पर फ्रेडिस ने उस ईसाई वाइकिंग को देखते ही पहचान लिया। ये जहाजी बेड़ा नॉर्वे के राजा यालोलाफ का था, जो रिश्ते में हैरल्ड के सौतेले भाई थे। फ्रेडिस उन्हें जैसे ही निपटाने आगे बढ़ी, लिफ ने उसे रोक लिया, क्योंकि यहाँ उस पर हमला करने का मतलब फ्रेडिस भी नहीं बच पाती। हैरल्ड उनको राजा कनूट से मिलाने ले गया, जहाँ पर उनकी छावनी देख इनके तो होश ही उड़ गए। उन्हें अपना मकसद कठिन लगने लगा। अब राजा कनूट की सेना इंग्लैंड पर हमला करने और राजा एथेलरेड से उस खूनी नरसंहार का बदला लेने के लिए तैयार थी। मगर पेगन जनजाति के वाइकिंग्स ईसाई वाइकिंग्स के साथ मिलकर लड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि आए दिन धर्म परिवर्तन के नाम पे ईसाई वाइकिंग्स पेगन्स वाइकिंग्स पर अत्याचार करते रहते थे। उनसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे। हालांकि हैरल्ड ईसाई वाइकिंग्स होते हुए भी दोनों पक्षों को समझा बुझा एक साथ मिलकर इंग्लैंड पर हमला करने के लिए मना लिया। इन सब के बीच लीफ एक सही मौके के इंतजार में था। यहाँ से कनूट अपनी सेना लेकर कैटेगाट की महारानी जार्ल हाकॉन के शहर पहुंचे और महारानी से एक रात कैटेगाट में गुजारने के लिए अनुरोध किए, क्योंकि कल सुबह कैटेगाट के बंदरगाह से ही उन्हें लंदन के लिए रवाना होना था। हालांकि जार्ल हाकॉन एक कट्टर पेगन थी, फिर भी राजा कनूट के प्रस्ताव को मान गई। अब रात को दरबार में जश्न का माहौल बना हुआ था। सभी जंग में जाने से पहले मस्ती कर रहे थे, तो वही फ्रेडिस अपना बदला पूरा करने के फिराक में थी। अगर आज वो अपने मकसद को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई, तो पता नहीं कब उसे ये दोबारा मौका मिलेगा। वो चुपके से अंदर घुस आई और उस ईसाई वाइकिंग्स की छाती में चाकू घोप वैसा ही क्रॉस का निशान बना डाली, जैसा उसने उसके साथ रेप करते हुए बनाया था। अपने अंगरक्षक गुनर की मौत देख यालोलाफ पर खून सवार हो गया। वो फ्रेडिस को निपटाने के लिए बेचैन हो उठा, पर जार्ल हाकॉन के दरबार में उसकी एक नहीं चली। चप्पे चप्पे पर उनके धनुर्धर तैनात बैठे थे। तुरंत मुकदमा स्टार्ट हुआ। फ्रेडिस ने बताया कि इस आदमी ने उसके साथ ग्रीनलैंड में रेप किया था, बदला लेना उसका हक था, मगर बिना सबूत के उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं थी। तब हैरल्ड ने उसे सबको अपने पीठ का निशान दिखाने को कहा। ये निशान गुनर की दरिंदगी बयान कर रहे थे, जिसे देख वहां मौजूद सभी ईसाई वाइकिंग्स की बोलती बंद हो गई। जार्ल हाकॉन ने फैसला सुनाया कि वो ऐसे ही उनके दरबार में घुसकर किसी की जान नहीं ले सकती। अगर फांसी की सजा से बचना है तो उसके भाई को गुनर की जगह युद्ध में भाग लेना होगा। तब तक फ्रेडिस यहाँ कैद में रहेगी। अगर लेफ युद्ध से भागने की कोशिश किया तो फ्रेडिस को मार दिया जाएगा। उनके इस फैसले से दोनों पक्ष सहमत थे। लीफ भी लड़ने को तैयार था। अगले दिन ये अपना काफिला लेकर लंदन पर धावा बोलने निकल पड़े। उधर इस हमले की खबर सुन राजा एथेलरेड की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था
कि जो वाइकिंग्स तितर बितर हो चुके थे और आपस में ही लड़ने में बिजी थे, वो एकजुट होकर पलटवार करेंगे। यहीं पर हम राजा के बेटे एडमंड, उसकी सौतेली माँ रानी एमा और राजा के सलाहकार गोडविन को देख पाते हैं, जो वाइकिंग्स धावा को रोकने पर ही विचार विमर्श कर रहे थे। रानी एमा कूटनीति में माहिर थी। वो तुरंत अपने सौतेले बेटे एडमंड को मर्सिया के जमींदार स्ट्रियोना से मदद मांगने रवाना कर दी, ताकि जैसे ही वाइकिंग्स लंदन पर धावा बोले, सामने से एथेलरेड की सेना और पीछे से मर्सिया की सेना दोनों मिलकर बीच में ही वाइकिंग्स को दबोच ले। पर मर्सिया के जमींदार स्ट्रियोना अपनी सेना देने से कतरा रहे थे। तब एडमंड ने उनके मुंह पर ही बोल दिया कि जिस दिन वो इंग्लैंड का राजा बना, उसी दिन मर्सिया पर हमला करेगा। उसकी धमकी सुन स्ट्रियोना लाइन पे आ गया और अपनी सेना भेजने के लिए मान गया। यहाँ से लौटने के बाद पता चला कि राजा एथेलरेड नहीं रहे, अब इंग्लैंड के गद्दी का अगला दावेदार एडमंड था। दूसरी ओर राजा कनूट की सेना लंदन के रास्ते में पड़ने वाले शहर कैंट पहुंच चुके थे। अगले ही पल ये कैंट के जमींदार पर हमला कर उनका सब कुछ लुट लिए। कैंट की मलिका भी पकड़ी गई। उन्होंने बताया कि वाइकिंग्स का ये हमला व्यर्थ है, क्योंकि 2 दिन पहले ही राजा एथेलरेड मर चुके हैं। जब वो ही नहीं रहे तो ये बदला किससे लेंगे? इसलिए हैरल्ड वापस लौटने का मन बना लिया। तब कनूट ने उससे वादा किया कि एथेलरेड का सर न सही उसकी जगह उसके बेटे का सर उसे जरूर मिलेगा। उधर इंग्लैंड के सभी जमींदार एडमंड के सह में थे। देखते ही देखते एडमंड की ताजपोशी भी हो गई। अब वो इंग्लैंड का अगला शासक बन चुका था। इधर ये लोग भी लंदन पहुंच चुके थे। ओलाफ ने कनूट को बताया कि वो 3 साल तक इंग्लैंड के राजा एथेलरेड का सलाहकार रह चुका है। उस दौरान उसने राजा एथेलरेड को यकीन दिलाया कि इस दलदल की ओर से हमला संभव नहीं है। इस दलदल में कुछ पक्के रास्ते भी थे। ओलाफ का मानना था कि अगर यहाँ से लंदन में घुसपैठ करे तो उनको भनक तक नहीं लगेगी। दूसरी ओर रानी एमा भी बहुत चालाक औरत थी। वो भी यही सोच रही थी कि पूरे इंग्लैंड के समंदर पर उनकी नव सेना तैनात है। अगर वाइकिंग्स घुसपैठ करेंगे तो इसी दलदल के रास्ते से करेंगे। इसलिए वो लंदन की पूरी सेना दक्षिण में स्थित इस पुराने किले पर ले आई। उधर हैरल्ड और लीफ दलदल वाले रास्ते का मुआयना करने निकल चुके थे। वो सिपाहियों से छिपकर किले के पीछे पहुंचे, जहां पर सब्जी, राशन वगैरह का भंडार देख उन्हें पता लग गया कि यहाँ मोर्चाबंदी की तैयारियां हो रही है। किले के बैक साइड पर एक लकड़ी का खुलने वाला पुल था। ये वहां की सारी जानकारी इकट्ठा कर वापस लौट आए। लीफ ने उस लकड़ी के पुल को देख एक कमाल की योजना बनाई। इस योजना में रिस्क तो था, लेकिन अगर ये तरकीब कारगर साबित हुई तो लंदन पर कब्जा करने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। उधर स्ट्रियोना भी अपनी सेना लाकर किले के 10 किलोमीटर दूर पड़ाव डाल चुका था। उसी रात राजा कनूट अपनी सेना लेकर हमला करने निकल पड़े। इधर लीफ भी अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हैरल्ड के साथ अपनी पलटन लेकर निकल चुका था। ये नहर के रास्ते छिपकर किले के पीछे वाली चौकी पर पहुंचे और सिपाहियों को मारकर चौकी पर कब्जा कर लिए। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर पुल था। सिपाहियों की नजरों में आने से पहले ही सब अपने आप को ढक लिए और बड़ी चालाकी से पुल के नीचे पहुंच गए। इनके पास बहुत मोटे मोटे रस्से थे, जिसका इस्तेमाल कर ये कुछ बड़ा करने वाले थे। सुबह की पहली किरण निकलते ही वाइकिंग्स के जहाजों का बेड़ा दिखना शुरू हुआ। अगले ही पर किले में हाहाकार मच गया। रानी एमा के एक इशारे पर सारे सिपाही और धनुर्धर हमले के लिए तैनात हो गए। तभी उन्हें पूरब की तरफ 3 और नाव दिखे। उन्हें देख रानी एमा भी समझ नहीं पाई कि आखिर ये 3 नाव अपने काफिले के विपरीत दिशा में क्यों है। अगले ही पल वहां के फिजाओं में वाइकिंग्स के रक्षा कवच के ताल ठोकने की आवाज गूंज उठी। उसी आवाज के आड़ में लीफ और हैरल्ड पुल को नीचे से काटने लगे। सब कुछ उनके योजना के तहत ही चल रहा था। राजा कनूट बातचीत का प्रस्ताव लेकर राजा एडमंड के पास पहुंचे और उसे बिल में छुपकर रहने वाला डरपोक राजा कहकर चिढ़ाने लगे। उनके साथ साथ उनकी पूरी सेना भी एडमंड को चिढ़ाने लगी, ताकि किसी तरह गुस्सा दिलाकर उसे किले से बाहर लाया जाए। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। रानी एमा और गोडविन एडमंड को समझाते रह गए कि जब तक स्ट्रियोना अपनी सेना लेकर यहाँ आ नहीं जाता, उसे हमला नहीं करना चाहिए। मगर वो गुस्से में लाल पिला होकर अपनी सेना के साथ वाइकिंग्स पर हमला करने निकल पड़ा। दोनों सेनाएं पुल पर लड़ने लगी। कुछ देर में ही राजा कनूट की हेकड़ी निकल गई। उनके सैनिक एक एक करके मरने लगे। वो हार के डर से पीछे भागने लगे। राजा एडमंड अपनी सेना लेकर उनके पीछे भागे। सबको यही लग रहा था कि राजा एडमंड जंग जीत रहे हैं। मगर उन 3 नावों को पुल के साथ रस्सियां बांधते देख रानी एमा समझ गई कि ये एक चाल है। वो तुरंत गोडविन को एडमंड को वापस लाने के लिए भेजी। तब तक बहुत देर हो चुका था। ओलाफ की शक्तिशाली नावें एक झटके में ही पुल को जर्जर कर गई। अगले ही पल उन पर भी हमले होने लगे। इस हमले में लीफ के अनगिनत साथी मारे गए। उसकी गर्लफ्रेंड फ्रेया को भी तीर लग गई।
फिर भी वो पुल को गिराने की कोशिश में जुटे रहे। उधर एडमंड मुट्ठी भर वाइकिंग्स को देख अपनी जीत सुनिश्चित कर चुका था। तभी गॉडविन ने आकर बताया कि ये एक जाल है, उन्हें वापस लौटना होगा, वो पुल को गिरा रहे हैं। इतने में राजा कनूट के एक इशारे पे दलदल में छिपे वाइकिंग्स बाहर आने लगे। उनकी विशाल सेना देख नन्हा राजा घबरा गया और दुम दबाकर भाग निकला। इससे पहले कि वो पुल को पार करता, पुल बीच से टूट गया। तब तक पीछे से स्ट्रूना अपनी सेना लेकर आ चुका था, पर एडमंड को हारता देख वो भी अपनी सेना लेकर वापस लौट गया। इस जंग में एडमंड की हार हुई। इससे पहले कि लंदन की महारानी कनूट के हाथ लगती ओलाफ ने फुर्ती दिखाई और रानी एमा को झटपट महल से गायब करवा दिया। एडमंड और इंग्लैंड के बाकी जमींदार जो अपने राजा का इस जंग में साथ देने आए थे, वो भी पकड़े गए। एडमंड के सर को काटने के लिए हैरल्ड मजमा लगा चुका था। उस नरसंहार की रात हैरल्ड का छोटा भाई भी मारा गया था, इसलिए वो एडमंड के सर को काटने के लिए बेचैन हो उठा। मगर राजा कनूट बीच में आ गए और चुनौती दे डाले कि अगर एडमंड का सर कटा तो हैरल्ड भी नहीं बचेगा, जिस बदले के लिए वो वाइकिंग्स को एकजुट कर 7 समंदर पार ले आया। अफसोस उससे वो पल राजा कनूट ने छीन लिया। दरअसल कनूट के लिए बदला तो सिर्फ नाटक था। असल में वो वाइकिंग्स का इस्तेमाल कर इंग्लैंड की गद्दी हथियाना चाहता था और वो अपने मकसद में कामयाब भी हुआ और ये बदला चिल्लाने वाले झुंझुना बजाते रह गए। इसके बाद कनूट ने इंग्लैंड के महारानी एमा को ढूंढना चालू किया, मगर एडमंड को भी उनके बारे कुछ पता नहीं था, क्योंकि रानी एमा को तो ओलाफ ने अगवा कर लिया था। जिस कमरे में रानी एमा कैद थी, कभी वो ओलाफ का कमरा हुआ करता था। दरअसल ओलाफ पहले राजा एथलरेड का सलाहकार रह चुका था, इसलिए रानी एमा भी उसे भली भांति जानती थी। ओलाफ का रानी से एक ही डिमांड था, राजा एथलरेड का खजाना। मगर रानी एमा कुछ बताने को तैयार नहीं थी। ओलाफ ने इसका भी जुगाड़ कर रखा था। उसके आदमी रानी के दोनों बेटों को उसके सामने ले आए। ओलाफ ने धमकी दिया कि अगर खजाना उनके मुंह खोले बगैर मिला तो वो उनके बेटों की बलि चढ़ा देगा। दूसरी तरफ कनूट के आदमी हैरल्ड को पकड़कर कनूट के पास ले गए। उन्हें रानी एमा को ढूंढने में हैरल्ड की मदद चाहिए थी, मगर वो अब किसी भी कीमत पर कनूट के बातों में नहीं आने वाला था। तब कनूट ने उसे नॉर्वे की गद्दी देने का झांसा दिया, जिस पर फिलहाल हैरल्ड के सौतेले भाई ओलाफ का राज था। दोनों भाइयों के बीच समझौता था कि जिस दिन ओलाफ मरा, नॉर्वे की गद्दी हैरल्ड की हो जाएगी। लेकिन कनूट ने जब बताया कि ओलाफ उसे धूर्त बना रहा है, उसका एक 12 साल का बेटा है जो उसके मरने के बाद नॉर्वे पर राज करेगा, तो हैरल्ड तिलमिला उठा, क्योंकि बेटे वाली बात ओलाफ ने हैरल्ड से छुपाई थी। इसलिए वो अपने भाई ओलाफ से नॉर्वे की गद्दी हथियाने के लिए राजा कनूट से हाथ मिला लिया। इसके बाद गॉडविन की मदद से रानी एमा और उनके बेटों को ढूंढ निकाला। गॉडविन को भी कनूट के साथ मिलकर काम करने की आजादी मिल गई। अब अगले दिन मर्सिया के जमींदार स्ट्रियोना अपना इनाम लेने किले पहुंचे, क्योंकि उनका मानना था कि पीछे से हमला न करके उन्होंने कनूट की इस जीत में अहम भूमिका निभाई है। शाम को जीत का मजमा लगा, जहां पर कनूट ने अपने लोगों पर सोने चांदी की बारिश कर दी। लिफ को भी फुल इज्जत दी गई। लंदन में जमीन जायदाद वो जो चाहे कनूट उसे देने को तैयार थे। उसकी बहन का कर्ज भी माफ कर दिया गया, क्योंकि उसकी योजना ने ही आज उन्हें इंग्लैंड पर जीत दिलाई। मर्सिया के जमींदार स्ट्रियोना ने भी सबके सामने अपनी बात रखी कि राजा कनूट के डेनमार्क लौटने के बाद उन्हें इंग्लैंड की कमान संभालने दिया जाए। मगर राजा कनूट तुरंत स्ट्रियोना को पकड़कर उसका सर धड़ से अलग कर दिए। इंग्लैंड के 11 जमींदार कनूट के कैद में थे। जो सबसे पावरफुल था, उसका सर कनूट ने काट डाला। मतलब अब पूरे इंग्लैंड में कनूट को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। कनूट ने रानी एमा को भी छूट दे दिया कि वो जब चाहे अपने घर लौट सकती है, मगर वो यही रहना चाहती थी। दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ गई। अगली सुबह गॉडविन इंग्लैंड के जमींदारों के पास कनूट का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। या तो वो मिलकर कनूट को इंग्लैंड का अगला शासक बनने में सपोर्ट करे या फिर फांसी चुने। एक ने आनाकानी करी तो उसे फांसी पर लटका दिया। एडमंड और बाकी जमींदारों के साह से राजा कनूट इंग्लैंड के अगले शासक बन गए। जिसके बाद ओलाफ हैरल्ड लिफ के साथ साथ कनूट की आधी सेना वापस लौट गई। उसी रात डेनमार्क से यहाँ एक नाव आई। साथ में एक पैगाम भी था, जिसमें लिखा था कि राजा कनूट की गैर मौजूदगी में पूर्वी रूसी दलों ने डेनमार्क पर चढ़ाई कर दिया है। कनूट उन्हें रोकने के लिए रातों रात रानी एमा से शादी कर डेनमार्क निकल गए। ये एडमंड के लिए अच्छी खबर थी, मगर कनूट के पिता राजा स्वेन फॉकबियर्ड को यहाँ देख उसके होश उड़ गए। अब कनूट के गैर मौजूदगी में राजा फॉकबियर्ड ही यहाँ का कमान संभालेंगे। दूसरी ओर कटेगाट की तरफ एक याल कोरा नामी कट्टर ईसाई सामने आया है, जो दुनिया से पेगन धर्म का नामो निशान मिटाने पर तुला हुआ है। इधर लिफ, उसकी गर्लफ्रेंड फ्रेया और हैरल्ड इंग्लैंड से कटेगाट लौट आए। उनके यहाँ आने के बाद घने कोहरे के बीच एक और नाव दिखी, जिस पर पेगन धर्म के लोगों के सरों को काटकर टांगा गया था। उस पर एक नवजात बच्चा भी था। ये खौफनाक मंजर देख सबके दिल दहल उठे।
काटेगट की रानी जार्ल हाकोन ने तुरंत अपने आदमियों को उपसाला की सुरक्षा के लिए भेजा। दरअसल उपसाला में पेगन धर्म का एक विशाल तीर्थ स्थल है जहां पर लाखों लाखों भक्त अपने देवता ओडन और थॉर को पूजने आते हैं। फ्रेडिस भी ओडन की बहुत बड़ी वाली भक्त थी। वो भी सिपाहियों के साथ उपसाला निकल पड़ी तो वही हैरल्ड एक ईसाई होने के बावजूद भी उनका साथ दे रहा था। वो फ्रेडिस को दिखा देना चाहता था कि सारे ईसाई एक जैसे नहीं होते। वहां पहुंचकर पता चला कि उपसाला तबाह हो चुका है। हजारों भक्तों की लाशें वहीं जमीन पर पड़ी थीं। कुछ बच्चों को याल कोरा ने जिंदा छोड़ दिया था ताकि वो कोरा का पैगाम जार्ल हाकोन को बता सके। कोरा ने चुनौती दिया था कि वो काटेगात को तबाह करने आ रहा है। लिफ और फ्रेया घोड़ों के निशान देख याल कोरा को ढूंढने निकल गए। बाकी लोग काटेगात लौट गए। दूसरी तरफ हमें ओलाफ को दिखाया जाता है जो नॉर्वे लौटने से पहले डेनमार्क पहुंचा और राजा कनूट की पत्नी एल्फविन से मिला। डेनमार्क की महारानी एल्फविन राजा कनूट की जीत सुन काफी खुश हुई क्योंकि कनूट की पत्नी होने के नाते कायदन वो इंग्लैंड की रानी हुई। तब कनूट ने बताया कि ये मुमकिन नहीं है। वह पहले से ही एक बहुत खूबसूरत रानी है जो कनूट के काफी करीब आ चुकी है। शायद अब तक कनूट उससे शादी भी कर चुके होंगे। दरअसल जिस तरह कनूट ने हैरल्ड को बरगलाकर ओलाफ के खिलाफ किया उसी का बदला लेते हुए ओलाफ रानी के कान भर रहा था ताकि कनूट और रानी एल्फविन के बीच मनमुटाव हो जाए और मौका पड़ने पर ओलाफ इसका फायदा उठा सके। अब यहाँ से वो याल कोरा के पास पहुंचा। दरअसल ओलाफ ईसाई ध्वजा के नीचे नॉर्वे के सभी ईसाई दलों को एकजुट कर कैटेगट हथियाना चाहता था। इसके बदले वो कोरा को सोने की असरफिया देने के लिए मंगवाया, मगर कोरा को सोने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका बस एक डिमांड था कि सारे पेगन्स को मारकर कैटेगाट में एक विशाल गिरजा घर बनाया जाए जिसकी मीनारें आसमान को चूमती हो। ओलाफ भी तो कट्टर ईसाई ही था, उसे भला गिरजा घर बनाने में क्या ही दिक्कत थी। इतने में लिफ घोड़ों के निशान का पीछा कर यहाँ तक आ पहुंचा। ओलाफ के परचम देख उन्हें अंदाजा हो गया कि ओलाफ और कोरा मिल चुके हैं। अगले ही पल ये खबर लेकर वो कैटेगट की महारानी जार्ल हाकोन के पास पहुंचे। तुरंत ही कैटेगट में पहरा बढ़ा दिया गया। दूसरी ओर राजा फॉकबियर्ड को दिखाया जाता है जो लंदन में कुछ दिनों रहने के बाद ही अनुमान लगा लिए थे कि यहाँ की सत्ता पर खतरा मंडरा रहा है। एक सिंहासन पर दो राजा का होना ये उचित नहीं है। इसका समाधान निकालने के लिए वो वेसिक्स के जमींदार को दरबार में बुलाए जो पहले से ही कर देने में आनाकानी कर रहा था। उसे मारकर गोडविन को वेसिक्स का जमींदार बना दिए। बदले में गोडविन को कुछ बड़ा काम करना था। इधर एडमंड राजा कनूट की अनुपस्थिति में सत्ता फेर बदल करने की सोच रहा था जिसमें उसका साथ गोडविन और इंग्लैंड के जमींदार भी देने को तैयार थे। उनके देश पर कोई वाइकिंग राजा शासन करे उन्हें मंजूर नहीं था। यहाँ से वापस लौटते ही राजा एडमंड घोड़े से गिर पड़े। उसकी एक पसली की हड्डी टूटकर बाहर निकल गई। इससे पहले कि जमींदार यहाँ पहुंचे गोडविन ने जो रस्सी बांधी थी उसे काटकर हटा दिया। एडमंड समझ चुका था कि ये जाल गोडविन ने बिछाया है। अगले ही पल वो एडमंड के दिल को पंचर कर दिया। बेचारा एडमंड जमींदारों को कुछ बताए बिना ही परलोक से धार गया। इस तरह गोडविन ने हत्या को एक्सीडेंट का रूप दे दिया। इस घटना को जमींदारों ने अपनी आंखों से होते हुए देखा था, इसीलिए रानी एमा को भी यकीन हो गया कि एडमंड की मौत घोड़े से गिरकर हुई होगी। मगर उसके दिल के पास का घाव कुछ और ही बयान कर रहे थे। रानी एमा तुरंत खबर फिजवाकर गोडविन को बुलाई और आशंका जताने लगी कि एडमंड को साजिश के तहत मारा गया है। रानी ने यह भी पता कर लिया था कि एडमंड के घोड़े से गिरने के बाद गोडविन ही सबसे पहले एडमंड के पास पहुंचा था। वो अभी कुछ सफाई देता उससे पहले ही फॉकबियर्ड ने उसे यहाँ से जाने को कहा, जिससे साबित हो गया कि इस हत्या के पीछे फॉकबियर्ड का ही हाथ है। मगर रानी अब चिल्लाने के सिवा क्या ही कर सकती थी। उधर इंग्लैंड के ताज पर अपना हक जताने कनूट की पहली पत्नी रानी एल्फगिफू भी यहाँ आ चुकी थी। फॉकबियर्ड ने उन्हें आसान भाषा में समझा दिया कि कनूट ने इंग्लैंड की महारानी एमा से शादी कर ली है, अब यहाँ उनका कोई दाल नहीं गलने वाला। तब रानी एल्फगिफू ने धमकाना शुरू किया कि अगर उन्हें इंग्लैंड की महारानी का ताज नहीं मिला तो कनूट के हाथ से नार्वे जाएगा। ओलाफ सभी ईसाई दलों और कनूट के दुश्मनों को एकजुट कर नार्वे हथियाने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो वो उत्तर का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाएगा। कनूट जंग में व्यस्त थे और उनकी जो बाकी बची डेनमार्क की सेना थी उसे रानी एल्फगिफू इंग्लैंड ले आकर कहीं छिपा दी थी। यानी ओलाफ को रोकने वाला वहां कोई नहीं था। जब तक फॉकबियर्ड सेना के ठिकाने का पता लगाएंगे तब तक ओलाफ नॉर्वे जीत चुका होगा। अब फॉकबियर्ड बड़ी दुविधा में फंस चुके थे। अगर उनको नॉर्वे बचाना है तो रानी एल्फगिफू को इंग्लैंड की महारानी का ताज देना ही होगा। दूसरी ओर कैटेगट में जंग की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। जो गुप्तचर जाल हाकोन ने ओलाफ की सेना का अंदाजा लगाने के लिए भेजा था वो सभी के सभी मारे जा चुके थे। इसी गहमा गहमी के बीच हैरल्ड चुपके से निकल अपने भाई ओलाफ से मिलने पहुंचा। उसके पास कैटेगट के मोर्चाबंदी की सारी जानकारियां थी।
हालांकि कोरा उसकी मदद नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो लोग एक विशाल सेना खड़ी कर चुके थे। मगर एक सच्चाई ये भी है कि बीते 100 सालों में कोई भी आक्रमणकारी कटेगात के मजबूत दीवारों को भेद नहीं पाया है। ओलाफ ने योजना बनाई कि उसकी सेना समंदर के रास्ते हमला करेगी, जबकि कोरा और बाकी मुखियाओं की सेना जमीनी रास्ते से हमला करेगी। इस तरह कटेगात की सेना 2 दिशाओं में बट चुकी होगी और वो आसानी से उन्हें मसल कर रख देंगे। वही जब वो नार्वे जीत लेगा तो उसके पास इतनी विशाल सेना होगी जिसके बाद राजा कनूट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हारल्ड भी उनकी ताकत देख अपने भाई ओलाफ का साथ देने के लिए मान गया, मगर वो चाहता था कि कटेगात को एक बार आत्मसमर्पण और ईसा मसीह के रास्ते पर चलते हुए उन्हें धर्म परिवर्तन का मौका देना चाहिए। इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते तो उनकी हत्याएं जायज होंगी और उन्हें कयामत के दिन जन्नत नसीब होगी। हारल्ड की बातों से सभी सहमत थे, इसलिए जाल हाकुन के पास तुरंत बातचीत का पैगाम भेजा गया। जाल हाकुन सर कटाने को तैयार थी, मगर उन्हें ईसाई बनना मंजूर नहीं था। इन्हीं सब बातों के बीच हारल्ड ने लिफ को घुमा फिरा के बता दिया कि उनके पास 10,000 की विशाल सेना है और वो 3 दिन बाद समंदर के रास्ते और जमीनी रास्ते दोनों तरफ से हमला करने वाले हैं। वही जब राजा फॉकबियर्ड को कोई समाधान नहीं मिला तो वो महारानी एमा से इंग्लैंड का ताज छीन लिए। रानी एमा गुहार लगाती रह गई, मगर उनको उनके घर नॉर्मंडी भेज दिया गया। इंग्लैंड के महारानी का ताज मिलते ही वादे के मुताबिक एल्फगिफू ने अपनी सेना का ठिकाना बता दिया और राजा फॉकबियर्ड को खुश करने के लिए मर्सिया की सेना की मदद लेने पहुंच गई ताकि दोनों सेनाएं मिलकर ओलाफ को रोक सके। 3 दिन बाद कैटेगट में जंग का बिगुल बज चुका था। कोरा के सैनिकों ने कटेगात पर धावा बोल दिया। हारल्ड को भी बंदी बना लिया गया क्योंकि कोरा उसके मंसूबे को पहले ही भांप लिया था। समंदर के रास्ते ओलाफ की सेना भी धावा बोलने आ चुकी थी। वही कटेगट के धुरंधर लगातार उन पर तीरों और पत्थरों की बारिश करते जा रहे थे। तभी पता चला कि नाव पर कोई सेना नहीं है। दरअसल ये ओलाफ का एक मास्टर प्लान था। वो जानता था कि उसका भाई लिफ और फ्रेडिस से दगाबाजी नहीं करेगा, इसीलिए जानबूझकर हैरल्ड के सामने अपना प्लान बताया ताकि कैटेगट की सेना 2 दिशाओं में बट जाए और याल कोरा और बाकी मुखिया कैटेगट की दीवार को भेद पाए। अंत में सब लड़कर कट मर जाएंगे, तब जाकर ओलाफ अपनी सेना लेकर पहुंचेगा। हारल्ड तुरंत अपनी गलती सुधारने कैटेगट की तरफ घोड़ा दौड़ाया। तब तक कोरा की सेना दीवार के करीब पहुंच चुकी थी। वो सीढ़ियों के सहारे दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इतने में जाल हाकुन को तीर लग गए। उनकी सेनापति का ध्यान भटते ही कोरा के धुरंधर तुरंत दीवार चढ़ गए। कटेगट की सेनापति भी मारी गई। खुद कोरा भी मैदान में उतरकर पेगन्स को गाजर मूली की तरह काटने लगा। देखते ही देखते मेन गेट को जीतकर ये अंदर घुस आए। पीछे से हारल्ड भी पहुंचा और कैटेगट के बचाव में लड़ने लगा। उधर याल हाकॉन मौत की दहलीज पर खड़ी थी। मरने से पहले उन्होंने फ्रेडिस से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे पेगन धर्म को मिटने नहीं देना है। किसी तरह उसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। इतने में कोरा यहाँ आ धमका। अगले ही पल दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। बाहर लिफ और उसकी गर्लफ्रेंड फ्रेया भी जी जान से ईसाइयों का मुकाबला कर रहे थे। वही हैरल्ड लड़ते लड़ते घायल हो गया। फ्रेडिस भी घुटनों पे आ चुकी थी। इससे पहले कि कोरा उसकी गर्दन उड़ाता, फ्रेडिस खंजर घोंप उसे घुटनों पे ले आई और उसका सर धड़ से अलग कर डाली। तब तक पीछे से ओलाफ अपनी सेना लेकर आ चुका था। वो बचे खुचे सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ा। उसके हाथों लिफ की गर्लफ्रेंड भी घायल हो गई। मरने से पहले उसने लिफ से एक वचन लिया कि वो मरने के बाद वल्हला में उससे मिलने आएगा। ये लोग जंग हार चुके थे। इतने में लिफ की नजर हैरल्ड पर पड़ी जो घायल होकर जमीन पर पड़ा था। मौका रहते लिफ उसे लेकर बच निकली। ओलाफ कैटेगट जीत गया। दूसरी ओर रानी एल्फगिफू मर्सिया से होकर लंदन लौट आई, मगर सिंहासन पर रानी एमा को देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गया। दरअसल रानी एमा को तख्त से हटाने का सिर्फ एक नाटक किया गया था ताकि रानी एल्फगिफू डेनमार्क की सेना कहाँ छिपाकर रखी है उगल दे। राजा फॉकबियर्ड डेनमार्क की सेना लेकर ओलाफ पर हमला करने 3 दिन पहले ही निकल चुके थे। उनके सैकड़ों नाव कैटेगट की तरफ आते देख ओलाफ के सैनिकों में डर का माहौल बन गया। राजा फॉकबियर्ड का नाम सुनते ही सब भाग खड़े हुए। अंत में उसका सेनापति भी भाग निकला। पिछले सीजन में हमने देखा कि ओलाफ के हाथों लिफ की गर्लफ्रेंड शहीद हो गई थी। इससे पहले कि वो ओलाफ से बदला लेता, राजा फॉकबियर्ड डेनमार्क की सेना लेकर कैटेगट पर धावा बोल दिए। लिफ, फ्रेडिस और हैरल्ड को कैटेगट छोड़कर भागना पड़ा। वही ओलाफ को बंदी बना लिया गया था। उसे फांसी पर चढ़ाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। रानी एल्फगिफू को भी लंदन के राजमहल से निष्कासित कर कैटेगट भेज दिया गया। उनके करतूत की वजह से फॉकबियर्ड ने उन्हें डेनमार्क की गद्दी से भी हटा दिया। अब सजा के तौर पर वो यही नॉर्वे की रानी बनकर कैटेगट में रहेंगी।
यहीं पर हम लिफ को भी देखते हैं, जो ओलाफ की फांसी देखने आया था, मगर ओलाफ को फांसी पर चढ़ाने के बजाय जेल में डाल दिया गया। इसके पीछे फॉकबियर्ड की अपनी रणनीति थी। दरअसल वो चाहते थे कि उनका पोता स्वेन नॉर्वे का अगला राजा बने। ये सुन ओलाफ हंसने लगा। उसका मानना था कि वो बच्चा नॉर्वे की गद्दी पर एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। यॉल्स उसे कच्चा चबा जाएंगे। फॉकबियर्ड ये पहले से ही जानते थे, इसीलिए वो ओलाफ के बेटे मैग्नस को पहले से ही उठवा लिए थे। उनके बीच समझौता हुआ कि ओलाफ स्वेन को एक तगड़ा वाइकिंग राजा बनाएगा। बदले में उसके बेटे मैग्नस की परवरिश राजघराने में होगी। अगर बाई चांस स्वेन का बाल भी बाका हुआ तो मैग्नस भी नहीं बचेगा। बेटे की खातिर ओलाफ स्वेन का अंगरक्षक बना और स्वेन नॉर्वे का अगला राजा। इस बात से कटेगाट वासियों में खलबली मच गई। इसी मजमे में ओलाफ ने अपने सौतेले भाई हैरल्ड के सर पर इनाम रखा। जो भी उसका कटा हुआ सर लाकर देगा, उसे सोने के सिक्कों से भरे 3 बक्से दिए जाएंगे। दरअसल ओलाफ को अंदाजा लग चुका था कि हैरल्ड उसके पीठ पीछे नॉर्वे की सत्ता हथियाने की कोशिश जरूर करेगा। यह सब कुछ सेटल कर फॉकबियर्ड ओलाफ के बेटे को लेकर लंदन निकल गए। दूसरी ओर हमें हैरल्ड और फ्रेडिस को दिखाया जाता है, जो कटेगाट की जंग हारने के बाद जंगल में शरण लिए थे। हैरल्ड का घाव अब पूरी तरह से भर चुका है। वो फ्रेडिस को याद दिलाया कि राजा कनूट उसे नॉर्वे का सिंहासन देने का वचन दिए है। कैटेगाट जाकर उसे फॉकबियर्ड से इस पर चर्चा करना जरूरी है। जिसके बाद दोनों कैटेगाट की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक पेगन महिला और उसकी लड़की मिली। इनका भी घर कैटेगाट की जंग में तबाह हो गया था। ये ईसाइयों से छिपकर समंदर के रास्ते किसी योम्सबर्ग नामी जगह पर जा रहे थे। उनका कहना था कि वहां पुराने देवताओं को मानने वाले लोग रहते हैं जो पेगन्स को शरण दे रहे हैं। यहीं पर एक शख्स ने हैरल्ड और फ्रेडिस को पहचान लिया और उनके सर पर रखा इनाम पाने के लालच में कैटेगाट पहुंचा और ओलाफ के आदमियों को हैरल्ड और फ्रेडिस का लोकेशन बता दिया। पर किस्मत से लिफ भी उनकी बातें सुन रहा था। अगली सुबह ओलाफ के सैनिक एक टुकड़ी लेकर उन्हें मारने निकले। ओलाफ भी खबर मिलते ही एक सैन्य टुकड़ी लेकर निकल पड़ा। वही लिफ भी ओलाफ के सिपाहियों का ही पीछा कर रहा था। सही मौका देख वो एक एक को निपटा दिया। यहीं पर उसकी मुलाकात हैरल्ड और फ्रेडिस से हुआ, जिसके बाद लिफ ने बताया कि जो गद्दी कनूट ने हैरल्ड को देने का वचन दिया था, उस पर अब खुद कनूट का बेटा स्वेन विराजमान हो चुका है। फॉकबियर्ड ने ओलाफ को उसका अंगरक्षक बनाया है। ये सुन हैरल्ड कटेगट जाने के लिए और उतावला हो उठा। तब लिफ बताया कि अब उसके लिए वहां कुछ नहीं बचा। ओलाफ ने उनको मरवाने के लिए इनाम की घोषणा की है। इतने में एक अनजान आदमी जो लिफ का कटेगट से ही पीछा कर रहा था, वो आकर इनसे मिला। उसके हाथ पर कल्ट का निशान देख फ्रीडिस समझ गई कि ये पुराने देवताओं को मानने वाला है। इस आदमी का नाम होता है योरेंडर, जो कि फ्रीडिस को योम्सबर्ग ले जाने के लिए आया था। दरअसल फ्रेडिस ही पेगन धर्म के आस्था की आखिरी रक्षक थी, इसीलिए वो चाहते थे कि फ्रेडिस उनके आखिरी बचे उपसाला की रक्षक बने। फ्रेडिस का भी तो यही लक्ष्य था कि वो पेगन धर्म को मिटने से बचाए, इसलिए वो जोरुंडर के साथ योम्सबर्ग जाने के लिए मान गई। उधर ओलाफ भी इनके पीछे ही पड़ा था। वो उनके पैरों के निशान का पीछा करते हुए समंदर किनारे पहुंचा, जहां से ये सभी पेगन योम्सबर्ग जाने के लिए जोरुंडर के नाव लाने का इंतजार कर रहे थे। यहीं पर फ्रेडिस ने अपने भाई लिफ को बताया कि वो हैरल्ड के बच्चे की मां बनने वाली है। उसने ये बात हैरल्ड से छुपाई है ताकि वो अपने लक्ष्य से भटके ना। तभी ओलाफ के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए और इनके पूरे झुंड को तीनों ओर से घेर लिए। इतने में जोरुंडर का जहाज उन पर गोला बरसाना शुरू किया। मौका देख ये सभी के सभी ओलाफ के सामने से बच निकले। वही हैरल्ड के कुछ अलग ही प्लान्स थे। वो योम्सबर्ग जाकर किसी कायर की तरह अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहता था। यहाँ से वो रशिया जाएगा और वहाँ से अपने चाचा यारोस्लाव की मदद लेकर नॉर्वे पर हमला कर अपना हक हासिल करेगा। इस मुहिम में लिफ भी उसके साथ था, क्योंकि वो भी ओलाफ को मारकर अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला पूरा करना चाहता था। फ्रेडिस योम्सबर्ग निकल गई, जबकि ये दोनों रूस की ओर चल दिए। दूसरी तरफ राजा कनूट और फॉकबियर्ड की अनुपस्थिति में इंग्लैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी गोडविन के कंधों पर थी। उसने शराब के भट्टियों पर उड़ती उड़ती खबर सुनी कि कोई रानी का कत्ल करवाना चाहता है, इसलिए तुरंत राजमहल में पहरा बढ़ा दिया गया। वही गोडविन इन दिनों रानी के एक सबसे करीबी नौकरानी से प्यार कर बैठे थे। दरबार में कोई भी उनके इस रिश्ते से वाकिफ नहीं था, पर यह बात गोडविन खत के माध्यम से राजा कनूट को पहले ही बता चुके थे कि वो एल्फविन से शादी करना चाहते हैं। अब अगली सुबह एक बहरूपिया पूजा घर में रानी को मारने पहुंचा। उसने चुपके से प्रसाद में जहर मिलाया। गोडविन उस बहरूपिये के बॉडी लैंग्वेज से ही भांप लिए कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। इससे पहले कि रानी प्रसाद खाती, गोडविन उन्हें रोक लिए। अगले ही पल वो बहरूपिया दुम दबाकर भाग निकला और एक दुकान में जाकर भेस बदल लिया, मगर फिर भी गोडविन के पैनी निगाहों से बच नहीं सका।
उसे जेल में डालकर उसके सारे नाखून नोच लिए गए। इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी 7 पुश्ते भी राजमहल में घुसने से पहले कांप उठे। गॉडविन का उससे एक ही सवाल था कि रानी को मारने के लिए उसे किसने भेजा है। आखिर में गरम सरियां उसके आंख में घुसेड़ दिया गया। तब जाकर उसने मुंह खोला कि सुपारी देने वाला शराब खाने पर सोने की असरफिया देकर चला गया था। शायद उसका नाम बैर है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। जब गॉडविन पूछताछ करके लौट गए तो उसी रात किसी ने पहरेदारों और उस बहरूपिये का गला काट दिया। महल में गहमा गहमी बढ़ गई, क्योंकि कोई राजमहल के अंदर का ही है जो ये सब कांड करवा रहा है। रानी अंदर ही अंदर गॉडविन पर शक करने लगी थी, मगर उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि गॉडविन ने ही तो उन्हें बचाया था। अब अगले दिन गॉडविन उस बहरूपिये की लाश को चौराहे पर टंगवा दिए ताकि फिर से कोई ऐसी हरकत करने की जुर्रत न करे। उसी टाइम राजा फॉकबियर्ड की पोती गीथा और गॉडविन की गर्लफ्रेंड एल्फिन, जो कि रानी की एक साथ देखभाल करते करते अच्छी दोस्त बन चुकी थी, वो कहीं से घूमकर किले लौट रही थी। एल्फिन की नजर जैसे ही बहरूपिये पर पड़ी वो रोने लगी। ये देख रानी समझ गई कि जरूर उन दोनों के बीच कुछ गहरा रिश्ता होगा। अगले पल उस बहरूपिये का सर एल्फिन के टेबल पर रखा था। रानी को उस बहरूपिये के बारे में सब कुछ जानना था। एल्फिन ने बताया कि ये उसका चचेरा भाई है। वो रानी को क्यों मारना चाहता है इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं। वो तो 3 साल बाद उसे देख रही है। साथ ही साथ उसने रानी से रिक्वेस्ट किया कि वो गॉडविन को न बताए कि ये बहरूपिया उसका भाई है, वरना गॉडविन अपने रानी पर हमला करने वाले परिवार से ताल्लुक नहीं रखेंगे और उसका घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। वो गॉडविन से बहुत प्यार करती है। इतना सुनने के बाद तो रानी का शक गॉडविन पर और गहरा हो गया, क्योंकि गॉडविन जैसा ज़हीन आदमी जो वेसेक्स राज्य का जमींदार है, वो एक मामूली दासी के प्रेम में क्यों पड़ेगा। और वही दासी जो रानी के सबसे करीब है, वो तुरंत गॉडविन से मिली और कहने लगी कि तुमने मेरे पल पल की खबर लेने के लिए मेरे दासी एल्फविन को प्रेम जाल में फंसाया। वो तुम्हें क्या क्या जानकारियां देती थी, अब वो जेल जाने के बाद उगलेगी। गॉडविन ने रिक्वेस्ट किया कि बेशक रानी और उनके बीच मतभेद रहे हैं, पर इन सब में एल्फविन का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं। वो दोनों शादी करने वाले हैं। राजा कनूट ये बात जानते हैं, फिर भी रानी कहा उसकी बातों पर भरोसा करने वाली थी। इसलिए गॉडविन तुरंत एल्फविन के पास पहुंचा और समझाने लगा कि रानी उसे जेल में ले जाकर कुछ सवाल पूछने वाली है। वो चाहे जो भी पूछे तुम बता देना कि इसके पीछे मैं हूं, वरना वो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ने से भी पीछे नहीं हटेगी। बाद में मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले ही पल एंगनर एल्फविन को जेल ले जाने के लिए आया। एल्फविन को ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा था कि वो जो भी जानती है रानी को सच सच बता देगी और बस मामला खत्म हो जाएगा। पर जेल में टार्चर करने वाले औजारों को देख उसके होश उड़ गए। अगले ही पल पादरी ने उसकी आत्मा की शांति के लिए मंत्र पढ़ा। भाई साहब, वो थर थर कांपने लगी। रानी का पहला सवाल था, गॉडविन ने उसे बैर के बारे में क्या बताया है। अब बैर वही आदमी था जिसका नाम आंख में सरिया घुसेड़ते वक्त एल्फविन के चचेरे भाई यानी उस बहरूपिये ने लिया था, मगर उसके तुरंत बाद ही किसी ने उसकी हत्या कर दी थी और वो राज ही रह गया था। एल्फविन ने बताया कि वो किसी बैर नामी आदमी को नहीं जानती और ना ही कभी गॉडविन ने बैर के बारे में उससे जिक्र किया है। अगले पल एंगनर एल्फविन की उंगलियों को तोड़ना शुरू किया, फिर हथौड़े से उसके पैर को तोड़ दिया गया। उसे लाख यातनाएं दी गई, फिर भी हर बार उसका एक ही जवाब होता। रानी ने उसे इतना टॉर्चर किया कि एल्फविन वहीं पर मर गई। ये बात पता चलते ही गॉडविन गुस्से में तिल मिलाकर रानी के दरबार पहुंचा और उन पर अपनी होने वाली निर्दोष पत्नी की हत्या का आरोप लगाने लगा। उसका ये भी कहना था कि इस हत्या के लिए एक बार को ईश्वर उसे माफ कर सकते हैं, पर वो कभी नहीं करेगा। मतलब साफ था, जब भी मौका मिला वो रानी से इसका बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ हमें हैरल्ड और लिफ को दिखाया जाता है, जो अब रूस के एक राज्य नवगरोड पहुंच चुके हैं। दरअसल हैरल्ड के चाचा यारोस्लाव नवगरोड राज्य के किंग है। उनके दरबान हैरल्ड को उनसे मिलने से रोकने लगे तो वो रिंग में लड़ रहे दोनों योद्धाओं को धो डाला। यारोस्लाव अपने भतीजे को देखते ही पहचान गए, जिसके बाद डिनर करते वक्त हैरल्ड अपनी सारी परेशानी अपने चाचा को सुनाया, पर वो राजा कनूट के खिलाफ अपनी सेना देने से मुकर गए, क्योंकि इनका दक्षिण का व्यापार 17 महीनों से ठप पड़ा था। कॉन्स्टेंटिनोपल जाने वाले रास्ते पर एक निपर नदी है, जहाँ के बंजारे यात निर्यात करने वाले जहाजों को लूट लेते थे। अगर ये राजा कनूट और उसके सनकी बाप से दुश्मनी मोल लिए तो इनका इंग्लैंड से भी व्यापार बंद हो जाएगा और इनकी प्रजा भूख से मर जाएगी। इसलिए हैरल्ड के चाचा उसकी मदद नहीं कर सकते थे। तब हैरल्ड अपनी खुद की आर्मी खड़ी करने के बारे में सोचने लगा, पर इसके लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत थी। पैसों के लिए वो अगले दिन एक फाइट में हिस्सा लेने पहुंचा, जहां पर उसने 100 सिक्कों के लिए एक साथ 2 योद्धाओं से लड़ने का चैलेंज किया। जैसे ही घंटी बजी वो उन पर टूट पड़ा। यहीं पर छूड़ राज्य के जमींदार बिटोमीर भी फाइट देखने आए हुए थे। हैरल्ड कुछ देर में ही उन दोनों योद्धाओं को पीटकर घुटनों पे ले आया। वो फाइट जीतने ही वाला था, मगर उन दोनों योद्धाओं के बॉस बैटू ने चिटिंग किया और अपने तीसरे योद्धा को रिंग में उतारा।
ये देख लिव भी रिंग में कूद पड़ा और उस योद्धा का गला घोंटकर मार डाला। ये फाइट जीत गए, लेकिन अगले ही पल सब वहां से भाग खड़े हुए। अफसोस, जीतने के बाद भी हैरल्ड को एक पैसा नहीं मिला। बिटोमिर हैरल्ड के लड़ने की कला से काफी प्रभावित थे। उन्होंने हैरल्ड को पैसे कमाने का एक सुनहरा अवसर दिया। उनका एक कीमती सामान कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचाना था। उस रास्ते पेसेनिक्स व्यापारियों को लूट लेते थे, जैसा कि उसके चाचा ने बताया था। यहाँ तक कि वो व्यापारियों को भी वापस नहीं जाने देते थे। व्यापारियों को मारकर उनकी खोपड़ी लौटे की तरह इस्तेमाल करने के लिए निकाल लेते थे। इस सफर पर खतरा तो बहुत था, इसलिए हैरल्ड इस काम के लिए 2000 सिक्कों का डिमांड किया। बिटोमिर तुरंत राजी हो गए। दूसरी ओर हमें जोरुंडर के जहाज को दिखाया जाता है, जो फ्रेडिस को लेकर योम्सबर्ग पहुंच चुका था। योम्सबर्ग पूरी तरह से पहाड़ों के अंदर था। सामने से कोई आक्रमणकारी अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यहाँ कोई फलता फूलता साम्राज्य भी हो सकता है। यही कारण था कि योम्सबर्ग आज भी ईसाइयों की नजरों से बचा हुआ है। वहां पहुंचते ही योम्सबर्ग के शासक हैरिकर और जोरुंडर की मां गुडरिड ने फ्रेडिस का भव्य स्वागत किया। उसे अपने मंदिर का पुजारण बनाया। यहीं पर हमें पता चला कि हैरिकर जोरुंडर का चाचा है और दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन फ्रेडिस ने नोटिस किया कि जोरुंडर नॉर्थ जाकर जितने भी लोगों को यहाँ लाता, उनके हथियार जब्त कर लिए जाते और उन्हें अलग रखा जाता था। फ्रेडिस के पूछने पर जोरुंडर ने बताया कि वो शरणार्थियों के लिए जंगल में शिविर बनाए हैं, जहाँ पर वो काम करते हुए आराम से अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। शरणार्थी इनके लिए हथियार बनाते हैं, बदले में ये उनको कट्टर ईसाइयों से बचाते हैं। मगर जोरुंडर जैसा बता रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। इनको पता भी नहीं था और ये हैरिकर के गुलाम बन चुके थे। उन शरणार्थियों को रात दिन शराब की भट्टियों पर खटाया जाता, उनसे नाजायज काम करवाए जाते थे और जो भी आनाकानी करते, हैरिकर उनका गेम बजा देता था। यानी ये भेड़ के रूप में भेड़िए थे, जो आस्था के नाम पर पेगन्स को बहला फुसला कर यहाँ लाते और उनसे शराब बनवाते थे, जिसे हैरिकर इंग्लैंड के शहरों में ले जाकर बेचता था। ऐसे ही एक हफ्ते पहले हैरिकर शराब लेकर इंग्लैंड गया हुआ था, मगर वापस नहीं लौटा। उसके साथियों का कहना था कि इंग्लैंड से लौटते वक्त वो तूफान में फंसकर हैरिकर के जहाज से बिछड़ गए। इन्होंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शायद हैरिकर अब नहीं रहा। ये जानते ही उनकी पुजारन फ्रेडिस ने हैरिकर के सुरक्षित लौटने के लिए पूजा रखा। फ्रेडिस को यहाँ आए हुए 4 महीने हो चुके थे और यहाँ आने से पहले उसके पेट में 4 महीने का बच्चा था। यानी उसके बच्चे के जन्म का ये आखिरी मंथ चल रहा है। इसकी परवाह किए बिना वो जोम्सबर्ग के लोगों को उस जगह पर ले गई जहाँ शरणार्थी अपने देवताओं को पूजते थे। हालांकि ये हैरिकर के नियमों के खिलाफ था। योम्सबर्ग के लोगों को शरणार्थियों से मिलना जुलना अलाउ नहीं था, पर जोरुंडर को नियमों की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो शरणार्थियों में से एक लड़की के प्यार में पड़ चुका था। उधर हैरिकर भी लौट आया और जब पता चला कि उसके सकुशल लौटने की कामना करने फ्रेडिस यहाँ के लोगों को लेकर शरणार्थियों के मंदिर गई है, तो आग बबूला हो उठा। उसके सैनिक वहां जाकर कोहराम मचा दिए। जोरुंडर को भी पकड़ लिया गया। दरअसल हैरिकर कभी नहीं चाहता था कि ये छोटी जाति के पेगन उनके बराबर ही बैठे उनके लोगों के साथ आराधना करे। देखते ही देखते अनगिनत शरणार्थियों को मार दिया गया। फ्रेडिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। उसे भी पकड़कर मंदिर में बंद कर दिया गया, जहां पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। ये बात जैसे ही हैरिकर को पता चली, वो फ्रेडिस से उसके बच्चे को छीन लिया। वो बस बेबस लाचार होकर गिड़गिड़ाती रह गई। हैरिकर का कहना था कि अब ये उसका बेटा है जो आने वाले समय में योम्सबर्ग का राजा बनेगा। सारे योम्सबर्ग के लोग भी अपने उत्तराधिकारी को देख झूम उठे। तभी हैरिकर ने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद उनकी पुजारन बीमार पड़ गई है। उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया जाए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्रेडिस तो बिल्कुल स्वस्थ थी। दरअसल हैरिकर फ्रेडिस को साजिश के तहत मारना चाहता था, ताकि उसकी प्रजा अपने पुजारन के मरने पर विद्रोह न करे। इसके बाद हम जोरुंडर को देखते हैं, जिसे उसके चाचा ने अपनी सेना से निकाल दिया था। वो अपनी मां के कहने पर चाचा से माफी मांगने गया। हैरिकर ने उसे एक शर्त पर माफी देने का वचन दिया कि उसे बिना किसी को भनक लगे फ्रेडिस को मारना होगा। साबित करना होगा कि वो हैरिकर का वफादार है। जोरुंडर को अपने चाचा की शर्त मंजूर थी। वो फ्रेडिस के खाने में जहर मिलाकर उसके पास पहुंचा और बता दिया कि हैरिकर उसे मारने के लिए भेजा है। खाने में जहर मिला है, इस खाने को मत खाना, सिर्फ मरने का नाटक करना और मैं तुम्हें इस जंजाल से बाहर निकालूंगा। लेकिन फ्रेडिस अपने बेटे को लिए बगैर यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। इसलिए जोरुंडर ने रिस्क उठाया और दाई को मार डाला। किसी को भनक तक नहीं लगी और फ्रेडिस के बेटे को वापस ले आया। अब रात को जब सभी सो गए तो वो चुपके से मंदिर पहुंचा और दोनों को कंबल में लपेट पहरेदारों से कहा, पुजारन अब नहीं रही, उन्हें अब यहाँ पहरे पर रहने की जरूरत नहीं, और गाड़ी में लेकर उन्हें ठिकाने लगाने निकल पड़ा। मगर उसे कहा पता था कि हैरिकर उसकी जासूसी करवा रहा था। आहट सुनते ही जोरुंडर सतर्क हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता,
हैरिकर के सैनिक उसे चारों तरफ से घेर कर बंदी बना लिए। तब फ्रेडिस गाड़ी से उतरकर छिप चुकी थी। हैरिकर के आदमी मसाल लेकर जंगल में फैल गए, मगर फ्रेडिस का कुछ अता पता नहीं चल सका। अब सुबह हमें एक रत्ना नामी लड़की को दिखाया जाता है जो पूजा के दिन हुए नरसंहार में बच निकली थी। अचानक उसकी नजर फ्रेडिस पर पड़ी जो कब्रिस्तान के रास्ते पर बेहोश पड़ी थी। उधर हैरिकर और उसके आदमी शरणार्थियों के घरों में घुसकर फ्रेडिस को ढूंढ रहे थे। हैरिकर रत्ना की माँ से भी पूछताछ कर रहा था। तभी रत्ना भी वहां आ गई और माँ को बचाने के लिए बता दी कि उसने फ्रेडिस को कब्रिस्तान में देखा था। ये रत्ना को साथ लेकर कब्रिस्तान पहुंचे, जहां पर फ्रेडिस के कपड़े मिले जिन पर खून लगा हुआ था। वहां पर भेड़ियों के पैरों के निशान भी थे। सबने अनुमान लगा लिया कि भेड़ियों ने फ्रेडिस को खा लिया होगा, मगर रत्ना ने अपनी सूझबूझ से फ्रेडिस को बचा लिया था। हालांकि वो अभी भी ठीक नहीं हुई थी। उसका गर्भनाल अंदर ही छूट गया था। रत्ना की माँ ने उसे निकाल तो दिया, लेकिन अब फ्रेडिस दोबारा कभी माँ नहीं बन सकेगी। उधर हैरिकर अपने भतीजे को न्यायदाताओं के सामने पेश किया। उसके ऊपर इल्जाम लगा था कि उसने फ्रेडिस का कत्ल किया और उसकी लाश को जंगल में ले जाकर फेंक दिया है। एक लड़की को मंदिर से एक चाकू मिला था जो कि जोरुंडर का था, जिससे जोरुंडर दोषी साबित हो गया। तभी जोरुंडर की मां न्यायदाताओं के पास पहुंची और गिड़गिड़ाने लगी कि ये चाकू फ्रेडिस के डिलीवरी के समय दिया गया था ताकि वो गर्भनाल काट सके। जोरुंडर खूनी नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। जिस पर न्यायदाताओं ने थोड़ी राहत बरती और जोरुंडर को मौत के बजाय हाथ काटकर राज्य से निष्कासित करने का सजा सुनाए। अगले ही पल हैरिकर ने अपने भतीजे का दाहिना हाथ काट उसे योम्सबर्ग से निष्कासित कर दिया। गुडरिड अपने बेटे को तो बचा नहीं सकी, लेकिन अब उसके अंदर बदले की ज्वाला धधक उठी है। देखते ही देखते 2-3 दिन बीत गए। फ्रेडिस टकाटक होकर तलवार उठाई और अपने बेटे को वापस लेने योम्सबर्ग पहुंच गई। उसे जिंदा देख वहां हर कोई हैरान था। फ्रेडिस ने सबके साथ साझा किया कि हैरिकर उसके बेटे को उससे जबरदस्ती छिना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो यहाँ से अपने बेटे को साथ लेकर ही जाएगी। अब हैरिकर का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था, फिर भी सब चुप थे। फ्रेडिस ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला किया, लेकिन उसके शरीर में इतना ताकत नहीं बचा था कि वो हैरिकर का मुकाबला कर सके। वो फ्रेडिस को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, गुडरिड ने उसका बहिष्कार कर दिया। अगले ही पल जोम्सबर्ग के सभी लोग एकजुट होकर पथराव करने लगे। इस तरह गुडरिड ने हैरिकर को मारकर अपने बेटे का बदला पूरा किया, जिसके बाद फ्रेडिस को यहाँ के लोगों ने अपना रक्षक मान लिया। यहाँ जितने शरणार्थी थे उनके लिए भी योम्सबर्ग का दरवाजा खोल दिया गया। दूसरी तरफ हमें जोरुंडर को दिखाया जाता है जो समंदर में भटकते हुए ओलाफ को मिला। उसके कटे हुए हाथ और योम्स वाइकिंग का निशान देख ओलाफ समझ गया कि ये आदमी उनके काम का है। ये उनको योम्सबर्ग पहुंचा सकता है, जहां पर ओलाफ के मुताबिक फ्रेडिस और हैरल्ड कटेगाट पर हमला करने के लिए पेगन्स की सेना खड़ी कर रहे हैं। जोरुंडर ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हैरल्ड और लिफ एरिक्सन तो रशिया की तरफ निकल गए थे। फ्रेडिस अपने लोगों के साथ रहना चाहती थी, इसलिए योम्सबर्ग गई, जहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे योम्सबर्ग के राजा हैरिकर ने छीन लिया। जोरुंडर फ्रेडिस और उसके बेटे को बचाना चाहता था, इसलिए उसका ये हाल हुआ। सारा गुड़ा गणित लगाने के बाद ओलाफ ने जोरुंडर को योम्सबर्ग का राजा बनाने का लालच दिया। बदले में उसे सिर्फ हैरिकर का सिर चाहिए था। अब हैरिकर से ओलाफ की कोई पुरानी दुश्मनी थी, जिसके चलते वो हैरिकर को मारना चाहता था। मगर ये कहानी वो जोरुंडर को सिर्फ फुसलाने के लिए सुना रहा था। असल में वो तो फ्रेडिस को मारने योम्सबर्ग जाना चाहता था, ताकि फ्रेडिस से अपने अंगरक्षक गुनर की मौत का बदला ले सके। जोरुंडर ओलाफ के बहकावे में आकर इनके साथ योम्सबर्ग की ओर निकल पड़ा। दूसरी ओर हैरल्ड अपनी खुद की आर्मी खड़ी करने के लिए एक नया तरकीब निकाला। बिटोमिर ने उसे अपना सामान कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचाने के लिए 2000 सिक्के दिए थे, जिससे वो 2000 छाल खरीदा। इसे वो कॉन्स्टेंटिनोपल ले जाकर महंगे दामों में बेचेगा और वहां से मालधनी बनकर लौटेगा। तब उसके पास एक खुद की सेना होगी। लिफ उसकी बकैंती से परेशान होकर हुक्का चढ़ाने चला गया। नशा इतना तगड़ा हुआ कि उसे उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड नजर आने लगी। उसके पीछे पीछे वो एक छत पर जाकर बेहोश हो गया। वो ठंड के मारे मर ही जाता अगर एक मुस्लिम लड़की उसकी जान न बचाई होती। बातों ही बातों में पता चला कि वो लड़की पढ़ी लिखी पंडित है जो कॉन्स्टेंटिनोपल जाकर और तालीम हासिल करना चाहती है। लिफ ने उसे अपनी जान बचाने के बदले कॉन्स्टेंटिनोपल ले जाने का वादा किया। कॉन्स्टेंटिनोपल का रास्ता बहुत खतरनाक था, इसलिए इन्हें किसी ऐसे की तलाश थी जो लड़ना जानते हो। ये उन्हीं योद्धाओं के पास पहुंचे जो रिंग में हारने के बाद हैरल्ड को पैसा दिए बगैर ही भाग गए थे। हैरल्ड ने उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल ले जाने के लिए अच्छे पैसे ऑफर किए, जिसे वो मना नहीं कर सके। अब इन्हें एक नाव की जरूरत थी। एक व्यापारी मिला जिसके पास नाव थी, मगर वो बेचना नहीं चाहता था। जब उसे पता चला कि ये कॉन्स्टेंटिनोपल जाने के लिए नाव ढूंढ रहे हैं, तो वो व्यापारी नाव देने के लिए मान गया, मगर एक शर्त पर कि वो भी अपना सामान लेकर उनके साथ जाएगा। उसके पास कुछ गुलाम लड़कियां थीं जिन्हें वो कॉन्स्टेंटिनोपल ले जाकर बेचना चाहता था।
जहाज का तो जुगाड़ हो चुका, मगर अब उन्हें एक गाइड की तलाश थी जो पेसेनिक्स से बचाते हुए इन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचा सके। राजा यारोस्लाव के जेल में एक कुरिया नामक बंदा था जो कॉन्स्टेंटिनोपल का रास्ता और पेसेनिक्स को भली भांति जानता था। हालांकि उसके दोनों आंखें नहीं थे, फिर भी वो अपने काम में माहिर था। अगले दिन ये सभी धुरंधर नाव स्लेट पर चढ़ाकर जाने के लिए रेडी हो गए। बिटोमीर तो अपने साथ साथ अपने नौकरानी को भी साथ ले जा रहे थे। हैरल्ड ने लिफ और बिटोमीर दोनों को लड़की साथ ले जाने से मना किया, क्योंकि उन्हें इस सफर पर नाजुक लड़कियों के बजाय योद्धाओं की जरूरत थी, पर वो दोनों नहीं माने। अगले 5 दिन के अंदर ही नदी पिघलने की आवाज आने लगी। कुरिया का सुझाव था कि उन्हें नाव स्लेट से उतारकर बर्फ के पिघलने का इंतजार करना चाहिए, मगर बर्फ की लेयर अभी मोटी थी, इसीलिए हैरल्ड सफर जारी रखा, जिसका नतीजा वो आगे जाकर फंस गए। इससे पहले कि वो नाव को स्लेट से उतारते बर्फ टूटने लगी, जिसमें बिटोमिर फंस कर मारे गए। यहीं पर सबको पता चला कि बिटोमिर के साथ जो नौकरानी थी वो उनकी सगी बेटी थी, यानी वो छुड़ राज्य की राजकुमारी थी। उसका नाम एलिना था। हैरल्ड ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका जो सामान, जो खजाना है जिसे हैरल्ड ने उसके पिता से कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचाने का वादा किया था, वो उसे हर हाल में पूरा करेगा, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। 3-4 दिन सफर करने के बाद ये फिर एक मुसीबत में फंस गए। इनके जहाज का हल टूट गया, जिसे बनाने के लिए भट्टी की जरूरत थी। कुरिया ने बताया कि यही पहाड़ी के उस पार एक गांव है, वहां के बाजार में लोहार मिल जाएंगे। लिफ और हैरल्ड हल ठीक करने के लिए उस ओर निकल पड़े। इन्हें बाजार मिल तो गया, मगर वेरांगियन लुटेरों ने इस पूरे बाजार को तबाह कर दिया था। ये किसी तरह जुगाड़ वगैरह करके भट्टी को चालू किए। बातों ही बातों में लिफ ने बताया कि फ्रेडिस के कोख में हैरल्ड का बच्चा पल रहा है। अब तक तो वो उसे जन्म भी दे चुकी होगी। ये सुन हैरल्ड चौंक गया। दरअसल फ्रेडिस ने उससे ये बात छिपाई थी, क्योंकि अगर ये बात उसे पता होती तो वो फ्रेडिस के साथ योम्सबर्ग चला जाता और अपने लक्ष्य से भटक जाता। दूसरी तरफ सब लोग हैरल्ड और लिफ के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर एक वरैनगियन आया। ये कुल्हाड़ी वगैरह लेकर सतर्क हो गए। वो वरैनगियन बातों से बहुत नेक दिल लग रहा था। बातों ही बातों में जेस्चर के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। तभी वरैनगियन की नजर कुरिया पर पड़ी। वो तुरंत उसे पहचान लिया। एक समय पर कुरिया पेसेनिक्स का सरदार हुआ करता था, मगर जब उसका भाई खान पेसेनिक्स का नया सरदार बना तो उसने सबसे पहले कुरिया के पत्नी को हड़पा। कुरिया के दोनों आंख फोड़ डाले और उसके सामने ही उसकी पत्नी का रेप किया। अगली सुबह जब खान सो रहा था तो कुरिया की पत्नी ने उसे आजाद करके भगा दिया, जिस वजह से कुरिया की पत्नी भी मारी गई। वही अब खान कुरिया के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा है। ये वरैनगियन इनसे मेल मिलाप कर चुपके से वापस लौट तो गया, पर इनके मन में अभी भी डर सता रहा था कि वो वरैनगियन अपने साथियों के साथ इन्हें लूटने वापस लौटेगा। इसीलिए एलिना चाहती थी कि गुलामों के हाथ भी खोल दिए जाए, ताकि उनका ग्रुप और भी सशक्त हो सके। मगर गुलामों का मालिक जेस्चर इसके लिए मरने मारने पर उतर आया, तो ये मिलकर उसे कुट दिए और जाल बिछाकर वरैनगियन के लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ वक्त बीतने के बाद वही हुआ जिसका इन्हें डर था। वो वरैनगियन अपनी टोली लेकर लौट आया। कुरिया को सिक्कड़ में देख वो हैरान था। अब इन्होंने पहले ही कहानी बना ली थी कि कुरिया ने जेस्चर को मार डाला, इसीलिए उसे कैद किया गया है और अब ये उसके सर पर रखा इनाम लेना चाहते हैं। अगले ही पल लड़कियां उनके खिदमत में शराब लेकर हाजिर हो गई, जिसमें बेहोशी की जड़ी मिला हुआ था। सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल रहा था। वरैनगियंस धीरे धीरे बेहोश होने लगे थे। तभी लॉकर के अंदर से कोई दरवाजा खटखटाने लगा। उसके अंदर जेस्चर को जिंदा देख वरैनगियंस का सरदार समझ गया कि ये एक जाल है। तब तक काफी सारे वरैनगियंस आपा खो चुके थे, जिन्हें लड़कियों ने आसानी से मार डाला। मौका देख वरैनगियंस के सरदार ने मरियम के गर्दन पर चाकू भिड़ाकर सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया। वो कुरिया और गुलाम लड़कियों को लेकर निकलने ही वाले थे। इतने में हैरल्ड और लिफ भी वापस लौट आए, जो वरैनगियंस को हिलने तक का मौका नहीं दिए। देखते ही देखते एक पल में वरैनगियंस का सफाया हो गया। इसके बाद जेस्चर के गुलामों ने तुरंत उसको धर दबोचा और अपने ऊपर हुए सारे अत्याचारों का बदला ले लिए। अब लगा कि सब कुछ सोर्टेड है, पर कुछ घंटे सफर करने के बाद ही इनका सामना एक बहुत विशाल झरने से हुआ, जहां से गिरकर ये दह बह गए। नाव के पास सिर्फ हैरल्ड और मरियम ही नजर आ रहे थे। इतने में पेसेनिक्स आ धमके। मरियम तुरंत छिप गई। हैरल्ड ने उन्हें बकायदा अपना परिचय दिया कि वो नार्वे का राजकुमार और नवगरोड के राजा यारोस्लाव का भतीजा है, जो गुलामों को लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल जा रहा था, मगर उसके सभी गुलाम डूबकर मर गए। नाव की तलाशी लेने पर जब कुछ नहीं मिला तो ये हैरल्ड को उठा ले गए। पिछले दिनों हैरल्ड ने पेसेनिक्स की क्रूरता की कहानियां सुनी थीं, पर अब ये सब उसके साथ हो रहा था। इधर लिफ और बाकी बचे लोग नदी से निकल नाव के पास पहुंचे, जहां पर उनको हैरल्ड के बारे में पता चला। लिफ 4 लोगों को साथ लेकर हैरल्ड को छुड़ाने निकल पड़ा।
उधर पेसेनिक्स के सरदार को दिखाया जाता है, जो नॉर्वे के राजकुमार को बिना सेना के देख खिल्ली उड़ा रहा था और कह रहा था, वैरागियंस की क्या हालत हो गई है। वो तो पेसेनिक्स के डर से इस रास्ते आना ही भूल गए हैं। पहले के वैरागियंस योद्धा हुआ करते थे, जिन्हें मारने का मजा ही कुछ और था। इतना सुनते ही हैरल्ड ने उसे लड़ने के लिए ललकारा और मुस्कुराते हुए बोला, वो कोई वैरागियन नहीं बल्कि वाइकिंग है, और मुझे पता है इन सारे खोपड़ियों में एक भी वाइकिंग की खोपड़ी नहीं है। अफसोस तुम्हारा पाला किसी वाइकिंग योद्धा से नहीं पड़ा, वरना वो तुम्हारी खोपड़ी से पी रहा होता। हैरल्ड उसके साथ 2-2 हाथ करने के लिए उकसा रहा था, ताकि उसे हराकर वो अपनी रिहाई सुनिश्चित कर सके, मगर उसका दाव उसके ऊपर ही भारी पड़ गया। ये पेसेनिक्स हैरल्ड के सीने में बड़ी बेरहमी से लोहे का हुक डालकर टांग दिए। भयानक दर्द के मारे वो कराह उठा। वही कुरिया लिफ को लेकर इनके शिविर के करीब आ चुका था। ये एक प्लान बनाए जिसके तहत लिफ कुरिया के गर्दन पर छुरी रखकर पेसेनिक्स के सरदार के पास पहुंचा और कुरिया के बदले हैरल्ड के रिहाई की मांग की। कुरिया को देख यहाँ के सरदार ने तुरंत अपने आका खान को पैगाम भिजवाया। हैरल्ड को नीचे उतार लिया गया, मगर ये अपने चाल में कामयाब नहीं हो पाए। लिफ ने जाते वक्त एलिना को समझाया था कि अगर वो पकड़े गए तो इन्हें वापस लौट जाना होगा, मगर एलिना राजघराने से थी, वो पीछे नहीं हटने वाली थी। ये पेसेनिक्स लिफ का खाल उधेड़ना भी चालू कर चुके थे। तभी एलिना ने अचानक तीरों की बारिश कर दी, जिससे पेसेनिक्स को संभले का मौका ही नहीं मिला और सबको निपटाकर ये नाव की तरफ चल पड़े। उधर पेसेनिक्स के सरदारों के सरदार खान को दिखाया जाता है, जो संदेश मिलते ही इनके शिविर तक आ पहुंचा था। अगले ही पल वो उनको भागते देख पीछा करने लगा। तब तक नाव भी सीधा हो चुका था, बस उसे पानी पर ले जाना था। वही कुरिया भागने के बजाय उल्टा खान की तरफ बढ़ चला। दरअसल वो यहाँ आया ही इसलिए था ताकि वो अपने भाई खान को मार सके। अगले पल खान के लोग उसे चारों तरफ से घेर लिए। खान समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर कुरिया वापस यहाँ मरने क्यों आया है। इतने में उसने जहर का पावडर खान की आंखों में फूंक मारा। ये जहर इतना तगड़ा था कि किसी भी इंसान को एक पल में मौत की नींद सुला दे। खान तुरंत अंधा हो गया। अगले पल उसकी सांसें रुकने लगी और चंद सेकंड में ही वो मर गया, जिसके चलते उसके आदमी कुरिया को तड़पा तड़पा कर मारने लगे। लिफ से उसकी हालत देखी नहीं गई तो वो जाते जाते कुरिया के दिल में तीर दांग उसे उसके दर्द से छुटकारा दिला दिया। अब ये पेसेनिक्स के इलाके से बचकर बाहर निकल चुके थे। वही इस सफर पर काफी सारी कठिनाइयों को साथ झेलने के बाद एलिना को हैरल्ड से प्यार हो गया था। उधर कॉन्स्टेंटिनोपल में अफवाह फैल चुकी थी कि कुछ जांबाजों ने पेसेनिक्स के सरदार खान को मार डाला है और कुछ लड़कियों को लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल आ रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटिनोपल के राजा खुद उनसे मिलने चले आए। दरअसल बिटोमीर हैरल्ड को जो सामान यहाँ लाने के लिए पैसे दिए थे वो राजा की अमानत थी, और वो कोई कीमती खजाने से भरा बक्सा या फिर कोई सोने का हार नहीं था। वो थी बिटोमीर की लड़की, जो अब कॉन्स्टेंटिनोपल की नई रानी है। ये जान हैरल्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। एलिना तो हैरल्ड के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन जब हैरल्ड ने उसे कॉन्स्टेंटिनोपल आने की असल वजह बताई तो एलिना ने मन ही मन अपना फैसला भी बदल लिया था, ताकि वो कॉन्स्टेंटिनोपल की रानी बने और हैरल्ड को वो चीज दिला पाए जिसके लिए वो यहाँ आया था, यानी कि एक विशाल सेना। दूसरी ओर जोरुंदर ओलाफ को लेकर अपने चाचा हैरिकर को मारने पहुंच चुका था, मगर जब पता चला कि हैरिकर को उसके लोगों ने ही मार डाला तो अपने लोगों की तरफ से लड़ने लगा और आखिर में मारा गया। उधर ओलाफ अपने बाकी सैनिकों के साथ योम्सबर्ग पहुंचा, जहां पर फ्रेडिस जाल बिछाकर उसके आने का ही इंतजार कर रही थी। अगले ही पल ओलाफ के साथी उस जाल में फंसकर मारे गए, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में फ्रेडिस ने ओलाफ को मार डाला। वो चाहती तो नॉर्वे के राजा को भी मार सकती थी, पर वो अमन का पैगाम लेकर कटिगट पहुंची। इस उपकार के लिए रानी एल्फगिफू ने भी आश्वासन दिया कि अब वो योम्सबर्ग पर हमला नहीं करेंगे। दूसरी तरफ लंदन में हम एग्नर को देखते हैं, जो रानी एमा के पास एक संदेश लेकर पहुंचा था। दरअसल उसने बैर के बारे में पता लगा लिया था। बैर और गॉडविन दोनों वेसेक्स राज्य के ही रहने वाले थे। रानी एग्नर के साथ एक टुकड़ी लेकर तुरंत वेसेक्स पहुंची। एक शराब खाने के मालकिन से पता चला कि गॉडविन के पिता वेसेक्स के जमींदार हुआ करते थे, मगर उनके विश्वासघात से सब कुछ बदल गया। गॉडविन के पिता को राजा एथलरेड के पिता, यानी कि उस समय के इंग्लैंड के राजा ने मरवा दिया। तब गॉडविन बच्चा था। उसके पिता के विश्वासघात के चलते उसे समाज में जिल्लत झेलनी पड़ी। वो दाने दाने को मोहताज हो गया। तब बैर ने उसकी मदद की। गॉडविन बैर को जानता था। ये जान महारानी चौंक गई, क्योंकि गॉडविन ने साफ लहजे में कहा था कि वो किसी बैर वैर को नहीं जानता। अगले ही पल रानी बैर के घर पहुंची, जहां पर बैर की लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं थे, ना ही उसे जहर दिया गया था। एग्नर को ये नेचुरल डेथ लग रहा था। इतना सब कुछ करने के बाद भी रानी को गॉडविन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। जब रानी वेसेक्स से वापस लौटी
राजा कनूट जंग जीत कर आ चुके थे। उन्हें सब कुछ जानने के बाद गॉडविन के लिए अफसोस हुआ। अब रानी ने गॉडविन से उसकी कीमती चीज छीना है, इसलिए उसकी भरपाई तो करनी ही होगी ताकि भविष्य में भी गॉडविन इनका वफादार बना रहे। इसीलिए कनूट ने अपनी बेटी गिथा की शादी गॉडविन से करवा दी।